नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में 4 दिसंबर 2024 को अंतरिम आदेश जारी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी रखने का निर्देश दे दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 समन किया था। 2 समन पर ईडी के सामने पेश हुए थे सीएम हेमंत सोरेन। मामले को लेकर ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में केस किया था। कोर्ट ने सशरीर हाजिरी लगाने का निर्देश दिया था। वहीं इसके बाद सीएम हेमंत ने सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए एमपी एमएलए कोर्ट से आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार की कार्यप्रणाली पर करारा वार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अबुआ सरकार की गजब कहानी खत्म ही नहीं हो रही। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार के श्रम विभाग के लिस्ट में भट्टा मजदूर और राजमिस्त्री अति कुशल श्रेणी में हैं, जबकि नर्स, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई श्रेणी ही नहीं है। प्रतुल शाहदेव ने सदर अस्पताल में काम कर रही आउटसोर्सिंग एजेंसी समानता सिक्योरिटी पर घोटाले का भी आरोप लगाया है। अति कुशल में रखा, राजमिस्त्री को अपने अति कुशल में रखा, लेकिन जो 3-3, 4-4 वर्ष की पढ़ाई करके आती हैं नर्स, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, उनको आपने इस सूची में कहीं भी जगह नहीं दी है। अब आपने छोड़ दिया कंपनियों के ऊपर कि वो कंपनियों की जैसी इच्छा होगी वो उसी तरह का कार्य करेंगे, उसी श्रेणी में रखेंगे। और हमने एक मुद्दे को उठाया आज कि समानता एजेंसी और सरकार के बीच का जो करीबी रिश्ता है, जो सदर अस्पताल में चला रही है ये आउटसोर्सिंग का काम, वो रिश्ता क्या कहलाता है। श्रम विभाग की लिस्ट पर बीजेपी के निशाने के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, हेमंत सरकार गरीबों के लिए सोचती है और यही वजह है कि राजमिस्त्री और मजदूरों की बेहतरी के लिए उन्हें कुशल श्रेणी में रखा गया है। जो निर्माण करता है और राजमिस्त्री के द्वारा ही निर्माण होता है, जो मजदूर हैं उसमें वो उस निर्माण में उनकी सहभागिता होती है। तो अगर हम उनको अगर कुशल की श्रेणी में रखे हैं तो हमें लगता है कि विपक्ष को इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी को इस पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर में 18 नवंबर को हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया है। टीओपी 2 थाना क्षेत्र के छेछानी मोहल्ले में पूनम तिवारी के घर लूटपाट की घटना हुई थी। पुलिस की जांच में घर में रहने वाला किराएदार ही लुटेरा निकला। इस मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से सोने के कई गहने के साथ एक फाइबर पिस्टल, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसपी ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी अपने घर में किराएदार रख रहे हैं तो उसकी जांच करें और पुलिस को जानकारी जरूर दें। प्लान बनाया कि घर से लूटपाट करने के लिए, और इसमें जो है घर से जितने भी सामान लूट हुआ था, एक मोबाइल फोन छोड़ के बाकी सारा सामान पुलिस के द्वारा जो है रिकवरी किया है। कोई भी रेंटर आते हैं उनका आधार कार्ड का कॉपी या पहचान पत्र, कुछ भी, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो या किसी भी प्रकार का पहचान पत्र का कॉपी आप जरूर अपने पास लेके रखें और साथ में जो है नजदीकी थाना में इसका सूचना दे दे, सो दैट हम लोग आपके रेंटर का वेरिफिकेशन कर पाए। जमशेदपुर शहर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। शहर के 17 थाना क्षेत्र में सिटी एसपी के नेतृत्व में डीएसपी और सभी थाना प्रभारी ने पैदल फ्लैग मार्च किया। इसके जरिए अपराधियों को सख्त संदेश भी दिया गया। बता दें कि इन दिनों शहर में चोरी, छिनतई और फायरिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। फोकस ये है कि जो भी क्राइम प्रोन एरियाज है उनमें एक बार घूमना है, उनमें ये मैसेज देना है कि पुलिस अपने तरफ से रेडी है, अलर्ट है। और इसका एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये होता है कि अगर लोगों को कभी कोई दिक्कत होता है यहाँ पे, तो वो भी हमसे ड्यूरिंग द फ्लैग मार्च और ड्यूरिंग द पैदल गश्ती आके बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, ताकि पुलिसिंग को हम लोग के पास भी ले जा पाए। ऐसा नहीं कि लोग को हमेशा थाना आना पड़े। तो मेन एम हमारा क्राइम कंट्रोल है और उसका जो कम्युनल सेंसिटिव एरियाज है उनमें भी हम लोग पैदल गश्त करते रहते हैं, ताकि जो सामूहिक सौहार्द है वो हमेशा बढ़ता है।
डीवीसी बोकारो थर्मल प्लांट में 12 दिन से बिजली उत्पादन बंद है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में उत्पादन बंद रहने से डीवीसी को लगभग 70 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। वरीय महाप्रबंधक ने बताया कि हाईवा एसोसिएशन के आंदोलन से ट्रांसपोर्ट कई महीनों तक रुका रहा, जिससे ऐश पॉन्ड भर गया। उसे खाली कराने की प्रक्रिया जारी है और इसी के साथ प्लांट के टरबाइन में आई तकनीकी खराबी की मरम्मत भेल के एक्सपर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रात तक प्लांट को चालू कर दिया जाएगा। खाली हो रही ट्रांसपोर्टर किया, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने उतनी, हाईवा एसोसिएशन ने उतनी गाड़ी नहीं दी जितनी हम लोग को रिक्वायरमेंट थी, तो इस कारण से इतने दिन बंद रहा। और हम लोग सैटरडे को इसको लाइट अप करने वाले थे, लेकिन तब तक एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी BHEL आया है, उसको अटेंड कर रहा है। और अटेंड करने के बाद संभावना ये है कि आज रात को अगर अटेंड हो गया तो आज रात को हम लोग यूनिट को लाइट अप करेंगे, कल परसों तक फुल लोड पे आ जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह मनाया गया और इस मौके पर झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने झारखंड पेविलियन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य झारखंड को एक सक्षम, समृद्ध और भविष्य उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करना है। झारखंड दिवस के मौके पर उन्होंने राज्य की संस्कृति और गौरव की तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ट्रेड फेयर में और भी बेहतर आयोजन किया जाएगा। हर चीज़ों में जो समन्वय स्थापित हो सकता है इस ग्लोबल वर्ल्ड में, उसका यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ इससे सीखेंगे, देखेंगे और मुझे लगता है अपनी क्षमता को बढ़ाने में उनको सफलता हासिल होगी। मैं इस ट्रेड फेयर में अब तक जितने भी लोगों ने अपने प्रदर्शनी को रखा है वो सफल हुए हैं। मेरा मानना है कि आगे भी इस तरह के ट्रेड फेयर की सफलता सुनिश्चित रहे, यही मेरी कामना है। चाईबासा में सारंडा के बिटकिल सोए गांव में सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन की ओर से नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया गया। ये सुरक्षा के साथ ही मानव सेवा का केंद्र बन गया है। एक तरफ सीआरपीएफ के जवान सारंडा के घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ कुपोषण और बीमारी से जूझ रहे आदिवासियों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। ये सिर्फ सुरक्षा ऑपरेशन नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का मानवीय मिशन बन चुका है। सीआरपीएफ के इस प्रयास ने ग्रामीणों के बीच भरोसा भी जगाया। सालों से नक्सल प्रभाव और सरकारी योजनाओं की कमी से जूझ रहे सारंडा इलाके के ग्रामीण अब धीरे धीरे राहत महसूस कर रहे हैं। चुनौती सबसे ज़्यादा जो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं और यही सबसे बड़ा साबित। और बहुत सारे बच्चे जो है वर्म इन्फेस्टेड है, जिसके कारण जो है ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रहे बच्चे का, और यही मेन ज़्यादा प्रॉब्लम वाले बच्चे। यहाँ ग्राम वासियों को सहयोग करना ताकि उनका नॉर्मल लाइफ रूटीन जैसे पढ़ाई, चिकित्सा, अन्य सुविधाएं जो सरकार की योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस से इनके मन में नक्सलियों के प्रति जो एक भय व्याप्त है या मिसगाइडेड है, उनके प्रति भी जो भ्रांतियां इनके मन में है वो सब भी इनसे दूर हो। झारखंड में शराब की बिक्री से इस साल सरकार को बड़ी कमाई होने वाली है। उत्पाद विभाग का यह दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार शराब बेचकर 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व अर्जित करेगी। अभी शराब बिक्री से 2,400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो चुका है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो का दावा है कि मार्च अप्रैल तक पूरा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। दूसरी ओर उत्पाद विभाग अवैध शराब पर भी सख्त निगरानी की तैयारी में जुटा है। अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए झारखंड के 32 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर बड़े बदलाव की योजना है। अभी तक हम लोग 2400 करोड़ लगभग पूरा कर चुके हैं। शेष बचा है जो राशि, वो 4 महीना भी मेरे पास शेष है। और देखिएगा, टारगेट को हम हर हाल में अचीव करेंगे और 3960 जहाँ है उस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। हर हाल में राजस्व की प्राप्ति जो टारगेट मिला हुआ है उसको पूरा करेंगे। राज्य में 32 बॉर्डर लगता है, उन बॉर्डरों पर निगरानी कैसे हो पाई, जो बॉटलिंग प्लांट है उस पर हम निगरानी कैसे कर पाएँ,
जो शराब की दुकानें हैं उस पर निगरानी कैसे कर पाएं। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में हम यहाँ लागू कर देंगे, सेंट्रल कमांड सिस्टम को लागू करेंगे। और देखिए, ठंड का कहर अब धीरे धीरे राजधानी रांची को भी अपनी आगोश में लेता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद रांची के चौक चौराहों पर अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे देर रात तक सड़क पर रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लोग खुद से ही प्लास्टिक सहित अन्य चीजों को जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक को जलाने से जहां एक तरफ प्रदूषण का खतरा बढ़ता दिख रहा है, तो वहीं लोगों के हेल्थ पर बुरा प्रभाव भी हो रहा है। लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से उपाय करने की मांग की है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ठंड जो है वो बढ़ चली है और कहीं न कहीं लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। इस वक्त हम रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट टेक्का चौक पर मौजूद हैं, जहां पर देख सकते हैं लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं और जो ठंड है उसका कहर लोग झेल रहे हैं। खासतौर से जो सड़कों के किनारे रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बार जो ठंड है वो बढ़ चली है, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था जो है वो ठंड को लेकर नहीं की गई है अलाव की, जिसे देखते हुए अब जो लोग हैं वो खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। जो आसपास कागज है, प्लास्टिक है, इन तमाम चीजों को जलाकर ठंड से राहत पा रहे हैं। अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं है, मतलब दिक्कत हो रहा है ठंड। हाँ, बहुत दिक्कत है। ठंड कैसी है? ज्यादा हो गया। प्लास्टिक जलाने को लोग मजबूर हैं। हालांकि इस प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण जो है वो भी फैलता है और लोगों के स्वास्थ्य में भी परेशानी आती है। बावजूद अब तक कोई व्यवस्था जो है वो प्रशासन या फिर कहें तो नहीं की गई। अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। अभी तक तो ठंड तो आ गया, मगर अभी तक लकड़ी पर तो नहीं गिरा है जो जिससे व्यवस्था हो सके गरीब लोग के लिए। दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है। देखिए, जब विभाग जब बोले तब आएगा। हाँ। क्या है, आप लोग भी सड़कों पर हैं तो अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं है, कितना परेशान है? परेशान तो सब है सर जी, और ठंडा भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, दिक्कत हो रही है थोड़ा बहुत। लोग अब प्लास्टिक जला रहे हैं और कागज़ सहित तमाम चीज़ें से जो स्थानीय उपाय है वो लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विडंबना है। अब देखना होगा कि इसको लेकर निगम और जो जिला प्रशासन है वो कब तक गंभीर हो पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा के तामड़ा पंचायत में अघन पंचमी के मौके पर जतरा मेला का डीसी और एसपी ने उद्घाटन किया। मेले में पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग गांव की 5 नृत्य मंडली शामिल हुई। 112 साल से लगने वाले मेले के भव्य आयोजन की डीसी ने तारीफ की, साथ ही जल्द ही इसके संरक्षण की उम्मीद भी जताई। उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की। है, बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है। आप अपने पंचायत में उनका आयोजन हो रहा है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रमों का, सेवाओं का जो अधिकार है उनको देने के लिए जिले के हर स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी आपके द्वार पर आए हुए हैं। आप जरूर उनका आनंद लीजिए, आप उसका फायदा लीजिए और आपकी जो समस्याएं हैं आप हम तक पहुंचाइए। हम लोग हर स्तर पर ये कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान हो। जामताड़ा में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पदयात्रा का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की माई भारत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक राज सिन्हा मौजूद रहे। गांधी मैदान से विधायक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और स्कूली बच्चों ने यूनिटी मार्च निकाली, जिसके जरिए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। विधायक राज सिन्हा ने आजादी के 100वें वर्ष तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया। 50वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में ये यूनिटी मार्च निकल रहा है और देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में स्वदेशी के विस्तार के लिए हम सब संकल्पित होंगे। आज उनके इस यूनिटी मार्च के माध्यम से हमारा यह संदेश है कि पूरा भारत एक हो, हमारा देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बना रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को हम लेकर के मानने वाले लोग हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को जब आज़ादी का हम 100वां वर्षगांठ मनाएंगे तो विकसित भारत बने, इसके लिए हमको प्रयास करना है।
रांची के जैप 2 टाटी सिलवे के खेल मैदान में क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया गया। 4 दिन की प्रतियोगिता 25 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगी। इसमें 1137 पुलिसकर्मी, 63 तकनीकी पदाधिकारी और विभिन्न इकाई के टीम प्रबंधक शामिल हो रहे हैं। इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्म रेसलिंग, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, योगा, कबड्डी, खो-खो समेत 25 से अधिक खेल शामिल है। इसमें जो है हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए और अपना तनाव से मुक्त करने के लिए ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड पुलिस स्पोर्ट्स इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस मुताबिक देखा जाए तो ये जो जैप रेंज का जो पुलिस ड्यूटी मीट है ये मेन कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि हम लोगों का पुलिस विभाग में जैप इज़ द मेन कोऑर्डिनेटर फॉर स्पोर्ट्स, पुलिस स्पोर्ट्स। हम लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स इन डिफरेंट फील्ड्स हम लोग इसमें दिए हुए हैं देश के लिए। हजारीबाग खेल जगत में नई पहचान स्थापित कर रहा है। जिले को पहली बार बीसीसीआई ने कूच बिहार ट्रॉफी की मेजबानी सौंपी है। 8 से 11 दिसंबर तक संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड और केरल के बीच एलीट ग्रुप का मैच खेला जाएगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एचडीसीए अध्यक्ष और सांसद मनीष जायसवाल ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताई। स्टेडियम में 5 नए टर्फ विकेट, 4 प्रैक्टिस विकेट के साथ कई सुविधा मौजूद है। सांसद ने कहा कि भविष्य में रणजी मैच की मेजबानी का लक्ष्य भी तय किया गया है। होने वाले इस मैच में लोग बड़ी संख्या में पधारें, अपने झारखंड के टीम का मनोबल बढ़ाएं और ये देख करके भी गौरवान्वित हों कि हजारीबाग भी अब क्रिकेट के मामले पे राष्ट्रीय पटल पर जो है अपने आप को खड़ा देख पा रहा है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।